हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले कांग्रेस के अधिवेशन, कांग्रेस के जो जिन जिन वर्षों में अधिवेशन हुए और उसके अध्यक्ष किसको चुना गया, इनके बारे में आज बात करेंगे। और इस क्लास से दो प्रश्न आपको 2022 के पेपर में भी पूछे गए, 2021 में भी एक प्रश्न आया था, 20 का, 19 का, 18 का, 17 का, कोई भी प्रश्न पत्र उठा के आप लेकर देखते हैं तो आपको एक दो प्रश्न तो 100% देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इनमें से दो प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके दोस्तों, हमारी ये क्लास होती है डेली सुबह 9 बजे। फिलहाल के लिए अभी वो टॉपिक वाइज जो है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमें लगते हैं वो हम कवर करेंगे। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपके लिए सफिशिएंट नहीं है तो आप और अपनी किताब से भी कवर कर सकते हैं। हमने पूरी कोशिश करी है कि जो महत्वपूर्ण है वो इसमें शामिल करा है। राजस्थान जी के दोस्तों, रात्रि 9 बजे क्लास होती है, ये आप सभी के लिए, आप उसमें भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और पीटीटी का देखिए कंप्लीट कोर्स आपको दो जगह मिल जाएगा। कहाँ कहाँ पे मिलेगा देखो, एक तो आपको फ्री कोर्स जो है ये यहाँ पे मिलेगा गूगल पर आप जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा, यानी राजस्थान क्लासेस टाइप करोगे तो अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, वहाँ पर लिखा आएगा राजस्थान का बिगेस्ट वेबसाइट प्लेटफॉर्म, ऐसा, ठीक है। तो उसको आप कर सकते हैं, यहाँ पे फ्री मिलेगा वेबसाइट पर। अगर आप चाहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे 49 रुपीज़ आप करना चाहो और व्यवस्थित जो आपको कंटेंट यहाँ पर मिल जाएगा, तो वो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा राजस्थान 360, ठीक है। ओके, तो आपको जो भी बेस्ट लगे ज़रूर करिएगा, लेकिन ये राजस्थान 360 ऐप को एक बार इंस्टॉल ज़रूर करना, कई बार यहाँ पर भी आपको फ्री PDF मिल जाती है। चलिए दोस्तों, आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आपसे निवेदन है थोड़ा सा कि आप आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक यानी 10 अधिवेशन जो हुए थे ना दोस्तों, वो कहाँ पर हुए थे? यानी 1947 से पहले सबसे अधिक जो अपने हुए थे ना ये अधिवेशन, वो कहाँ पर हुए थे? बोले सर मुंबई में नहीं बल्कि कलकत्ता में हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का कलकत्ता हो जाएगा, ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये पूछा जा रहा है 1885 से लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन किस महीने में हुए थे? तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर महीना। देखो, कांग्रेस के जो 1885 में जैसे फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, ठीक है, उससे लेकर 1929 तक कांग्रेस के सभी अधिवेशन जो है ना वो दिसंबर महीने में आयोजित हुए थे, है ना। जैसे दिसंबर 1885, दिसंबर 1886, 87 ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? दोस्तों देखिए सर्वप्रथम कांग्रेस का संविधान किस अधिवेशन में बनाया गया? तो ये बनाया गया मद्रास अधिवेशन 1908 वाले में, ठीक है। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। यहाँ के जो अध्यक्ष थे ना वो कौन थे? रास बिहारी घोष थे, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे, अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लाला लाजपत राय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे दोस्तों, जो कहाँ हुआ था? देखिए बीच बीच में विशेष अधिवेशन का आयोजन भी हुआ करता था दोस्तों। तो ये जो विशेष अधिवेशन हुआ था और उसमें लाला लाजपत राय जो बने थे जो अध्यक्ष, तो ये 1920 में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? 1920 में, याद रखना 1920 कोलकाता, लाला लाजपत राय। तो याद कैसे रखेंगे? बाकी में देखो कलकत्ता, लाला लाजपत राय, है ना, लाला लाजपत राय, लाजपत राय को कलकत्ता से याद रखेंगे, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये सवाल पूछा जा रहा है कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? सॉरी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऐसा सवाल किया जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा 1906, यानी नेरोजी। 1906 दादा भाई नौरोजी होगा। ये 22वां अधिवेशन था दोस्तों। कौन सा था? 22वां अधिवेशन था। और इसी अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रयोग अलग किया गया और स्वराज शब्द का प्रयोग अलग किया गया। तो स्वराज का जो प्रयोग किया गया वो 1906 वाले में किया गया था, दादा भाई नौरोजी के समय।
अगला सवाल है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ दोस्तों। वैसे पूछा जा रहा है आपसे कि कांग्रेस का पहला विभाजन कौन से अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों सूरत अधिवेशन में हुआ था। रास बिहारी बोस के समय 1907 का अधिवेशन था। विभाजन दोस्तों याद रखना, विभाजन है ना, विभाजन यानी कांग्रेस टूटी थी यहाँ पे। और अधिवेशन जो है ये कब का था, 1907 का था। कौन सा अधिवेशन था, सूरत का अधिवेशन था। कितना शानदार सवाल है, आपको याद होना चाहिए दोस्तों, अच्छा सवाल था। और कांग्रेस के सबसे युवा जो अध्यक्ष रहे थे ना, वो कौन रहे थे। इन अधिवेशन में जो सबसे युवा अध्यक्ष रहा वो रहा था दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, यानी ऑप्शन सी आप सभी का राइट आंसर होगा, जो कई समय तक के लिए एक जो शिक्षा मंत्री रहे थे। तो ये दोस्तों विशेष अधिवेशन था दिल्ली में, विशेष अधिवेशन था दिल्ली के अंदर, ठीक है। और ये 1923 में था। तो याद रखना आप लोग, कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष जो थे वो अबुल कलाम आज़ाद थे। अधिवेशन था दिल्ली का, विशेष अधिवेशन था, 1923 का अधिवेशन था। अगला सवाल है, देखिए स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ आयोजित हुआ था। देखिए दोस्तों आप थोड़ा सा ये याद रख लेना, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था दोस्तों। कहाँ पर हुआ था आप सभी को पता होना चाहिए, मुंबई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों, बोले सर मुंबई में हुआ था, ठीक है। और दूसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, बोले सर कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में 1886 में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो रहे थे, ठीक है। पहले के आपको अभी सवाल भी पूछा जाएगा, तीसरे का भी अभी सवाल पूछा जाएगा जो 1887 में रहा था सूरत का, ठीक है। तो यहाँ पे स्वतंत्रता के समय कांग्रेस अधिवेशन नवंबर 1946 में कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था मेरठ में, जहाँ के जेबी कृपलानी जो अध्यक्ष रहे थे, है ना। आज़ादी के समय पूछा जाता है कई बार कि आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे। आज़ादी के समय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन बने थे, तो जेबी कृपलानी बने थे दोस्तों। मेरठ में हुआ था, 1946 में हुआ था। अगला सवाल देखिए, ये कह रहा है किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ। ऐसा कब कहा था, कौन से अधिवेशन में कहा था, तो लखनऊ अधिवेशन में कहा था 1936 में। इससे पहले एक 1929 का अधिवेशन हुआ था लाहौर का दोस्तों, लाहौर अधिवेशन, जिसमें पूर्ण स्वराज का जो है पूर्ण स्वराज की बात करी थी उसमें, ठीक है, शब्द का प्रयोग किया था। और हम बात करें सिर्फ स्वराज शब्द की, पहली बार कब किया, तो कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था दादा भाई नौरोजी के समय। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो बने थे ना, वो बने थे दोस्तों मद्रास 1887, सॉरी अभी मैंने आपको बताया तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, ठीक है, सूरत में नहीं था। तो मद्रास में कौन थे, सर सैयद बदरुद्दीन तैयबजी करते लोग, हाँ सर इन्हीं को करना है, मद्रास तैयबजी, ठीक है। ये तीसरा अधिवेशन था जिसमें प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन गए थे। नेक्स्ट सवाल है, किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं हेतु खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। वैसे ये सवाल तो ना ही पूछा जाए मुझे नहीं लगता, लेकिन गुवाहाटी अधिवेशन याद रखेंगे, ठीक है। अगला सवाल है, देखिए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये लो, ये सवाल आ गया। कांग्रेस का पहला अधिवेशन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, मैंने आपको अभी अभी बताया, बम्बई में हुआ, 1885 में हुआ। कितने प्रतिभागियों ने भाग लिया था यहाँ पे, 72 प्रतिभागियों ने यहाँ पर जो है भाग लिया था। कितने, 72, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, योमेश चंद्र बनर्जी। एओ ह्यूम को संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और योमेश चंद्र बनर्जी जो है कांग्रेस के पहले अधिवेशन रहे थे मुंबई 1885। ये जरूर याद करना, पहला, दूसरा, तीसरा और गांव वाला जो स्पेशली है, जो शब्दों वाला है कि भाई किसमें कुछ विशेष प्रोग्राम किया गया, इस प्रकार के आपको याद रखने। कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने थे कांग्रेस अधिवेशन के, तो ये बने थे दोस्तों, दूसरा जो अधिवेशन हुआ था ना, दूसरे में कौन बने थे, दूसरे में बने थे आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। और ये कहाँ पर हुआ था, ये कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में हुआ था। तो 2 अधिवेशन आपके कवर हो गए अच्छे तरीके से, है ना, हाँ सर हो गए। पहले में योमेश चंद्र बनर्जी, दूसरे में दादा भाई नौरोजी। और राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था। और दोस्तों तीसरा अभी हम पढ़ चुके हैं, कौन सा, मद्रास वाला,
तीसरा अधिवेशन, ठीक है, बिल्कुल सर पढ़ लिया है हमने। जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे तीसरे के, देखो पहले के जो योमेश चंद्र बनर्जी, प्रथम हिंदू, दूसरे में पारसी बने थे, कौन बने थे, दादा भाई नेहरू जी, तीसरे में मुस्लिम बने थे, ठीक है, तो चौथे में अंग्रेज बने थे एक, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना दोस्तों, अच्छा सवाल है आपका। और राजस्थान में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, तो ये आपके हुआ था 1950 करें, 48 करें, 47 करें, 46 तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि सर मेरठ में हुआ था। JB कृपलानी जिसके रहे थे क्या, अध्यक्ष रहे थे। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1948 दोस्तों। पट्टाभीराव जो है हमारे यहाँ पे, पट्टाभीराव सीतारमैया अध्यक्ष रहे थे, ठीक है। ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा, बड़ा अच्छा सवाल था। और जयपुर में ये अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस की पहली विदेशी महिला अध्यक्षा जो एनी बेसेंट है, ये किस अधिवेशन में, देखो दो महिलाओं को अध्यक्ष बनाया गया, एक एनी बेसेंट को और एक है जो सरोजिनी नायडू को। तो पहले कांग्रेस की अध्यक्ष जो बनाया गया वो महिला को बनाया, वो एनी बेसेंट थी, ये विदेशी महिला थी दोस्तों, और प्रथम महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं और पहली विदेशी महिला अध्यक्ष भी कह सकते हैं या एकमात्र भी कह सकते हैं। तो ये कलकत्ता अधिवेशन 1917 में, ठीक है। 1907 में क्या हुआ था दोस्तों, याद रखना, विभाजन हुआ था। कहाँ पर हुआ था वो सूरत में हुआ था, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है, पहला विभाजन जो, और कांग्रेस की पहली महिला जो विदेशी महिला या पहली महिला अध्यक्ष जो रही थी वो एनी बेसेंट रही थी, और वो कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1917 याद रखोगे तो कलकत्ता ऑटोमेटिक याद आ जाएगा आपको। नेक्स्ट सवाल है कि भाई किस अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ। अभी हमने बात करी 1907 में पहला विभाजन हुआ दोस्तों, और ये सूरत में हुआ था। दूसरा विभाजन कब हुआ, तो आपका आंसर आएगा सर बम्बई अधिवेशन था 1918। तो जस्ट एनी बेसेंट बनी और अगले में जो है अध्यक्ष बने थे हसन इमाम, ठीक है। उस समय जो है ये जो हो गया था कौन सा दूसरा अधिवेशन, जो दूसरा विभाजन जो हसन इमाम के समय अध्यक्ष थे यहाँ के बम्बई अधिवेशन के 1918 में। एनी बेसेंट का अगला जो अधिवेशन था वो 1918 था, क्योंकि एनी बेसेंट 1917 में थी। और हमने अभी बात करी कि उस समय क्या हुआ था, पहली महिला जो है। ये एक्टिविटी आपको याद करनी पड़ेगी मेरे भाई, है ना, रटनी पड़ेगी, आपको रटनी पड़ेगी। अगला सवाल है, कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कितना निश्चित कर दिया गया था, तो इसको आप याद नहीं रखेंगे, 4 आने वैसे पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। बेलगांव अधिवेशन 1914 में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की गई, अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों और पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी, जो एकमात्र अधिवेशन के जो है अध्यक्ष रहे, एक ही अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे 1924 में। बेलगाम आपका कर्नाटक में है ना, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगला सवाल है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितनी बार कांग्रेस की अध्यक्षता ग्रहण करी थी, तो यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 3 बार। देखो एक हमने अभी पढ़ा कि भाई लाहौर 1929, ठीक है, 1929, जिसमें हमने क्या विशेष क्या पढ़ा, 1929 में हमने विशेष ये पढ़ा कि भाई पूर्ण स्वराज। देखो एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1929 कहाँ पर हुआ था, लाहौर में। इसमें इन्होंने विशेष क्या करा, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग करा, पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग करा, ठीक है, 1929। दूसरे बने थे 1937 में, लखनऊ में बने थे, ठीक है, जिसमें मैं समाजवादी हूँ ऐसा इन्होंने कहा था, ठीक है, याद आ रहा है ना, बिल्कुल सर आ तो रहे हैं। चलिए तीसरा जो हुआ था ये 1937 में हुआ था, लगातार फैजपुर में। गांवों के लिहाज से ये गांव का पहला अधिवेशन था दोस्तों, गांव का प्रथम अधिवेशन था, समझ रहे हैं, ठीक है, ओके सर। 1929 में लाहौर में पूर्ण स्वराज का प्रयोग करा था, लाहौर में हुआ था ये। 1936 में इन्होंने कहा मैं समाजवादी हूँ, लखनऊ में हुआ था। 1937 में फैजपुर में हुआ, गांव का पहला अधिवेशन था ये एक प्रकार का, ठीक है। तो 3 अधिवेशन में ये अध्यक्ष बने थे। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के पहले कांग्रेस के आगे राष्ट्रीय शब्द को जोड़ा गया था, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नागपुर अधिवेशन 1891 में।
अगला सवाल है कौन से अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? वाह वाह, ये सवाल अच्छा है और यहाँ पर ये पूछा भी जा सकता है। तो राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा। कलकत्ता अधिवेशन 1896 दोस्तों याद रखना, कलकत्ता अधिवेशन 1896 वंदे मातरम गाया गया था। ठीक है, ओके। और अगला सवाल देखो, श्रीमती सरोजिनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी किस अधिवेशन में? श्रीमती सरोजिनी नायडू जो है ना प्रथम भारतीय महिला बनी थी, वो कब बनी थी दोस्तों? वो 1917 में बनी थी। एनी बेसेंट प्रथम महिला, एनी बेसेंट या प्रथम कह सकते हैं विदेशी। ठीक है, ओके। और ये अधिवेशन आपके हुआ था कलकत्ता में। ओके, श्रीमती सरोजिनी नायडू जो बनी थी ये 1925 में बनी, 24 में बनी दोस्तों? बताइए। आप कहेंगे सर ये बनी थी 1925 में। ये अधिवेशन हुआ था कानपुर में। ठीक है, कानपुर में। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई? ठीक है, मद्रास अधिवेशन 1927 में की गई थी पूर्ण स्वाधीनता की मांग। और पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में लाहौर अधिवेशन में की गई। मौलिक अधिकार की मांग किसकी अध्यक्षता में की गई दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए आप सभी का सही होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार की मांग किसकी अध्यक्षता में? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में। कराची में ये इन्होंने अध्यक्षता करी थी। 1931 की बात है दोस्तों, 1931 का जो अधिवेशन था कराची में, इसमें अध्यक्ष रहे थे। अगला सवाल है 1916 लखनऊ अधिवेशन मुख्यतः जाना जाता है। देखो 1936 वाला तो जाना जाता है कि भाई मैं समाजवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, ऐसा कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। लेकिन यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ना, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग से समझौता हेतु। तो वहीं 1917 में क्या हुआ था दोस्तों? 1917 में एनी बेसेंट बनी थी। तो 1918 में आप सभी को पता है दूसरा विभाजन हुआ था कांग्रेस का। ठीक है, तो इससे पहले एक और ऐड कर लीजिए, 1916 में क्या हुआ था? ये हुआ था मुस्लिम लीग से समझौता, मुस्लिम लीग से समझौता। ठीक है, ओके। प्रथम जो है आपके अंग्रेज अध्यक्ष की बात करें दोस्तों, ये जॉर्ज यूल हुए थे 85, 86, 87, 88 है ना, ये 88 में हुए थे। ठीक है, जॉर्ज यूल। ठीक है, ये 1888 में ये चौथे अध्यक्ष रह सकते हैं या फिर अंग्रेज अध्यक्ष रह सकते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, अच्छा सवाल है, याद रखना। और आपका जो ये है ना पहली बार जन गण मन कब गाया गया? तो ये 1911 में गाया गया था। 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था कलकत्ता में। ओके सर, याद रखेंगे। और वहीं पहली बार वो अपना वंदे मातरम का कब गाया गया था? 1896 में गया था, वो भी कलकत्ता में ही गाया गया था। ठीक है, और ये कहाँ पर गाया गया था? अपना जन गण मन, तो ये भी आपके कलकत्ता में ही गाया गया था, लेकिन ये 1911 में गाया गया था। ये चीज़ याद रख लेना, बस इतना सा। अगला सवाल है कि अगला सवाल आपके सामने आएगा, लेकिन उससे पहले ये चीज़ें आप रट लेना एक बार। 1885 में पहला अधिवेशन हुआ बम्बई में, योम चंद्र बनर्जी 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया दोस्तों। दूसरा 1886 में कलकत्ता दादा भाई नौरोजी ने। तीसरा अधिवेशन 87 में मद्रास में बदरुद्दीन तैयब प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, और यहाँ पर प्रथम फारसी या पारसी अध्यक्ष। ठीक है, यहाँ पर पहले में प्रथम हिंदू अध्यक्ष। ठीक है, ये समझ रहे ना आप। चौथा जो है 1888 इलाहाबाद, जॉर्ज यूल जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष रहे थे। पांचवा 1890 बम्बई, सर विलियम वेडरबर्न। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको फर्स्ट के 3 तो याद रखने ही रखने हैं, बाकी जो मैंने आपको बताया ये स्पेशली। इसका आंसर आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना है दोस्तों। कायदे आजम की उपाधि किसे दी गई थी? इनमें से किसे जो है कायदे आजम की उपाधि दी गई थी? बड़ा आसान सा सवाल है, वैसे शायद ही एग्जाम में पूछे, लेकिन पूछा जा सकता है। ज़रूर इसका आंसर दीजिएगा दोस्तों। बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपनी वेबसाइट के बारे में, अपने एप्लीकेशन के बारे में दोस्तों। फ्री कोर्स आपको वेबसाइट पर मिलेगा। आपको उचित लगे कि मुझे फ्री ही लेना है, तो आप यहाँ पर गूगल पर जाओगे और सर्च करोगे राजस्थान क्लासेज, तो आपको मिल जाएगी आपकी अपनी वेबसाइट फ्री ऑफ कॉस्ट।
और आप चाहते हैं कि हमें तो व्यवस्थित, देखो वेबसाइट में थोड़ी बहुत ऐड वगैरह कुछ ऐसा रहेगा, लेकिन आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको MCQs किसी बिना ऐड के आपको देखने को मिलेंगे ऐप के अंदर, अगर आप 49 पे करते हैं तो, क्योंकि ऐप का तो अलग से ही जो से कोई हमने टीम बैठा रखी है तो उसका अलग से खर्चा वगैरह है ना। तो आप ज़रूर कर सकते हैं, ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं अगर आप चाहो तो, और आप चाहो तो ये ज़रूर करना दोस्तों, फ्री में मिल रहा है तो भी आप ज़रूर है जो इस पर विजिट करना। ऑल दी बेस्ट आप सभी को, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद दोस्तों। और क्लास को शेयर ज़रूर करना प्लीज़। और मैं पुराने पेपर सारे करवा चुका हूँ दोस्तों, अपलोड कर चुका हूँ मैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों जगह अपलोड कर चुका हूँ आपको। आप राजस्थान क्लासेज टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर सकते हैं, ग्रुप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज, भारत के लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं दोस्तों। भारत के लोक नृत्यों से हमारे एग्जाम में एक सवाल तो 100% पूछा ही जाता है, कई बार कलाकारों के बारे में भी पूछा जाता है। तो हम लोग कलाकार विथ लोक नृत्य दोनों की बातें करेंगे दोस्तों, कहाँ का प्रसिद्ध है वो भी बात करेंगे, ठीक है। आप अगर राजस्थान क्लासेस पर पहली बार हैं तो आपको मैं बता दूं, इंडिया जी के हमारे सुबह 9 बजे क्लास होती है, राजस्थान जी के आपकी रात्रि को 9 बजे ये क्लास होती है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों, बेहतरीन जो कि क्लास डेली होती है। और विजिट आप वेबसाइट को करिएगा, यहाँ पर आपको फ्री कंटेंट उपलब्ध करवाया गया है, ठीक है। राजस्थान क्लासेस गूगल में जाकर टाइप करोगे तो मिल जाएगी राजस्थान क्लासेस वेबसाइट। अगर आप चाहते हैं कि सर हमें तो विजिट ऐप करना है राजस्थान 360, तो राजस्थान 360 एप्लीकेशन पर आपको मात्र 20-20 रुपये में जो है कंप्लीट जो है नोट्स दिए जा रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, तो आप उसको भी देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये बहुत इजी कर दिया है अब, यानी अगर आप शुल्क देना चाहो तो 20 रुपये पर सब्जेक्ट, या फिर 49 कंप्लीट कोर्स, और या फिर आप राजस्थान क्लासेज वेबसाइट को विजिट कर लो, ये यहाँ पे फ्री है दोस्तों। दोनों चीज़ें आपके लिए अवेलेबल है, अब आप बताओ क्या ही कर सकते हैं ना। तो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और ऐसा नहीं कि आप उनसे चूक जाओ, बहुत सारे भाई बहन वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। और यहाँ पे भरतनाट्यम दोस्तों, भरतनाट्यम का कलाकार है, यानी पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन में है यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मानविका सरकार। दोस्तों देखो यहाँ पर मैं एक दो और नाम लिख रहा हूँ, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह भी लिखेंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है। रुक्मणी देवी भी लिखेंगे यहाँ पे आप, रुक्मणी देवी, ठीक है। और मृणालिनी साराभाई भी लिखेंगे, मृणालिनी साराभाई, ठीक है, ओके। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करें तो तीन आपने ये पढ़े, यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, मानविका सरकार, सोनल मानसिंह, रुक्मणी देवी, मृणालिनी। सभी में म का दोस्तों यहाँ पर क्या है, म सभी में आ रहा है, यामिनी, लीला सैमसन, मानविका, है ना, सोनल मानसिंह, रुक्मणी, मृणालिना। तो ऐसे में आप यूँ याद रख सकते हैं इसको, बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भरतनाट्यम के कलाकार है, कलाकार मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि भाई वो किससे है, भरतनाट्यम से है, ठीक है। लेकिन याद रखना ये भरतनाट्यम से भी है और कथकली से भी है। तो हमने क्या पढ़ा, भरतनाट्यम और कथकली से कौन जो है वो है मृणालिनी साराभाई। दोस्तों याद रखना, मृणालिनी साराभाई जो है वो भरतनाट्यम से भी ये मतलब भरतनाट्यम भी करते हैं तो कथकली शास्त्रीय नृत्य भी करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है। और कथकली आपका कहाँ का प्रसिद्ध है, केरल का है। अगला सवाल है, बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। बिरजू महाराज जो है ना कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है दोस्तों, तो ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, कथक से संबंधित है, ठीक है। जो भी महाराज है ना दोस्तों, बिरजू महाराज तो पिछले वर्ष जो है आप सभी को पता है कि चल बसे थे, तो लच्छू महाराज है जैसे, ठीक है दोस्तों। जो भी महाराज है ना वो कथक से संबंधित, याद रखना। जैसे सुखदेव महाराज है, ठीक है, सुखदेव महाराज, ओके, अच्छन महाराज, तो ये जो भी है ना दोस्तों ये इनसे संबंधित है। बिदादीन महाराज जो भी है ना दोस्तों ये सारे के सारे कथक से संबंधित है, ये याद रखेंगे। और म से नाम में जो भी है ना वो ये महाराज को छोड़ के वो म से नाम से वो सब भरतनाट्यम से है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, कथक जो है ना किसका है,
तो याद रखना कथकली हमने पढ़ा केरल का है, तो कथक जो है ना वो है अ और ब दोनों का, यानी शुरुआत राजस्थान से हुई थी इसकी, और उत्तर प्रदेश का भी है, उत्तर प्रदेश और राजस्थान का, यानी ऑप्शन सी आप सभी का ठीक आंसर होगा दोस्तों। और अगला सवाल है कि मोहिनी अट्टम के कलाकार नहीं है, इनमें से मोहिनी अट्टम के कलाकार कौन से नहीं है दोस्तों? कल्याण अम्मा मोहिनी अट्टम के कलाकार है, श्रीदेवी भी है, तारा निडिगाडी भी है। दोस्तों वैसे बात करें तो मोहिनी अट्टम, इसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा कि दो नाम आ रहे हैं, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की बात करें केरल और आंध्र के जो है, केरल व आंध्रा के जो है ये नृत्य है मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम केरल और आंध्र का है। कल्याणी अम्मा है, श्रीदेवी है, तारा निडिगाडी, लेकिन राधा रेड्डी नहीं है। राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी याद रखना, मैं कुछ भी लेके जा रहा हूँ, कुचिपुड़ी के कलाकार हैं दोस्तों, याद रखना। बहुत अच्छा सवाल था। और अगला सवाल है झावेरी नामक बहिनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? झावेरी नामक बहिनें किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो दोस्तों झावेरी मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य से संबंधित है झावेरी, है ना। तो याद रखना मणिपुरी झावेरी, मणिपुर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। और मणिपुर का दोस्तों एक अपना जो है क्या है, तुजू दर्रा भी है। दोस्तों दर्रों के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, तुजू दर्रा मणिपुर, ठीक है। अगला सवाल है टप्पाली नवारानी पंडवानी नामक लोक नृत्य किस राज्य के हैं? तो ये दोस्तों इनमें से किसी में भी नहीं है, तो कहीं तो है सर, छत्तीसगढ़ के हैं दोस्तों। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। टप्पाली नवारानी पंडवानी नामक लोक नृत्य, जैसे यहाँ पर और भी है, जैसे पाली नाम से भी है, डागला नाम से भी है, ठीक है। डागला नाम से लोक नृत्य और डाफला नाम से क्या है? डाफला नाम से पहाड़ी है दोस्तों, याद रखना। डाफला क्या है? पहाड़ी है, अरुणाचल प्रदेश की। हाँ डाफला है ना, अबीर, मिश्मी और पटकुई बूम है ना, ये वहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की। अगला सवाल है तीजन बाई किस लोक नृत्य से संबंधित है दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा पांडवानी। और पांडवानी हमने अभी अभी पढ़ा किसका लोक नृत्य है? पांडवानी कहाँ का लोक नृत्य है? बोले सर छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। लेकिन आप एक बार जो है इसको नोट जरूर कर लेना। इसमें पांडवानी में क्या होता है? पांडवों की कथा है दोस्तों, पांडवों की कथा या फिर पांडवों के चित्रण आपको देखने को मिलते हैं इस लोक नृत्य में। तो तीजनबाई पांडवानी, ठीक है। अगला सवाल है कि चोंग खेवा लीम किसके लोक नृत्य है? दोस्तों चोंग खेवा और लीम किसके लोक नृत्य है? तो याद रखने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, जो है ना अपने नागालैंड होगा आपका राइट आंसर, नागालैंड, ठीक है। लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है कि नाग जो होता है वो कुछ भी खाता है ना, तो जैसे कि चोंग वो अपने चोंच से खाता है, ठीक है। खावा खेवा यानी कि खाता है या खेवा खावा है ना, खा रहा है। चोंग खावा लीम, लीम खा रहा है, ठीक है। चोंग खेवा खेवा और लीम दोस्तों याद रखना ये नागालैंड के है। और नागालैंड यानी नाग, नाग जो है वो चोंग अपनी नाग जो अपनी चोंग से खाता है लीम, ठीक है। ऐसे याद रखनी, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ बस। ऑप्शन सी आपने लॉक करा है, बेहतरीन सवाल है। जब नागालैंड का ऑप्शन आ जाए ना तो आपको याद आना चाहिए चोंग खेवा लीम, चोंग खेवा लीम। इनमें से असुमिलित कौन सा है बताइए दोस्तों? इनमें से असुमिलित क्या है ये आपको बताना है। राज्य और नृत्य पंजाब धमान, तमिलनाडु कुमी, कर्नाटक यक्षगान, गुजरात नागा नृत्य। गलत है, यानी ऑप्शन डी आपका, सीधी सी बात है, असुमिलित होगा ही, क्योंकि नागा नृत्य जो है ना दोस्तों, नागा नृत्य ये नागालैंड का नहीं है मेरे भाई। नागा नृत्य आपका है असम का। कहाँ का है? असम का है। असम के और भी बहुत सारे नृत्य हैं, असम के बिहू भी है, तो असम का नट पूजा भी है ना, खेल गोपाल भी। असम में दोस्तों है ना खेल जैसे है नृत्य, जैसे बिछुआ, बिछुआ एक खेल जैसा नृत्य है, यूँ समझ लो बिछुआ, ठीक है। नट पूजा, नट पूजा भी खेल जैसा है। खेल गोपाल, खेल गोपाल, तो ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल है कि चंबा थली झैता डंडा नाच नटी छपेली इत्यादि जो है ना ये किसके लोक नृत्य है? तो दोस्तों ये है ऑप्शन ए के, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के दोस्तों। छपेली है ना, छपेली लेकर
जो नट है, चपेली लेकर नट जो है, सॉरी चपेली नहीं, आप याद रखेंगे, चपेली वे थाली लेकर नट नट झेंपा पर, है ना, झेंता पर, याद तो रखना पड़ेगा। चपेली और थाली लेकर नट जो है झेंता पर चंबा लगाकर डंडा नाच कर रही है, डंडा नाच कर रही है। देखो ऐसे याद तो रखनी पड़ेगी आपको, ठीक है, अगर आपको इजी लगे तो, नहीं तो आप याद रखो चंबा, थली, झेंता, डंडा नाच, नटी, चपेली, ये कहाँ के हैं, ये हिमाचल प्रदेश के। वैसे इजी ही है, ज़्यादा हार्ड है ही नहीं। डफ और धमान किसके लोक नृत्य है दोस्तों? डफ और धमान जो है ना, ये कुछ के लोक नृत्य है, तो याद रखना पंजाब के भी, हिमाचल प्रदेश के भी, दोनों सीमाएं भी बनाते हैं। और अरुणाचल प्रदेश अगर ऑप्शन में दिया है तो अरुणाचल प्रदेश का याद रखना, युद्ध अरुणाचल वाले क्या करते हैं, या फिर आप यूं याद रखना, अरुण जब भी युद्ध करता है तो मुखौटा पहनकर करता है। अरुण युद्ध करता है, करते समय, युद्ध करते समय मुखौटा पहनता है। तो यहाँ का मुखौटा नृत्य प्रसिद्ध है और एक युद्ध नृत्य प्रसिद्ध है, दो नृत्य प्रसिद्ध है अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों, याद रखिएगा। हिकात, मंदजास, दमाली किसके लोक नृत्य है? हिकात दोस्तों, मंदजास और दमाली जो है ना, ये जम्मू कश्मीर के हैं, ठीक है। हाँ, तो याद रखना दोस्तों, बड़ा अच्छा सवाल है। और कूद नृत्य भी है यहाँ का। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह याद रखना है आपको। पोंगल त्यौहार जो है दोस्तों, असम में या पंजाब में या केरल में? बोले सर पोंगल तो सर यहीं मनाया जाता है, तमिलनाडु में, यानी ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। देखो त्यौहारों की जब बात करें, पोंगल जो है आपका तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है। केरल में आपका ओणम मनाया जाता है, ओणम केरल में मनाया जाता है। असम में बिहू, तो पंजाब में लोहड़ी। ये चीज़ें याद रखेंगे दोस्तों। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रखेंगे हम भी, कि करवा चौथ मुख्यतः कहाँ पर मनाया जाता है? तो करवा चौथ दोस्तों के4 है ना, यानी कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को ये उत्तर भारत में मनाया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा, मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान, है ना, हरियाणा। अगला सवाल है कि कुंभ मेला कहाँ पर भरा जाता है? दोस्तों कुंभ मेला जो है ना, कहाँ पर भरा जाता है? तो प्रयाग यूपी, उज्जैन एमपी, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र। यानी कुंभ मेला भारत के 4 मुख्य दैवी के स्थानों पर भरे जाते हैं, और ये है प्रयागराज यूपी, उज्जैन एमपी, हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र। यानी उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। सॉरी, एक और जगह भरा जाता है ना, उज्जैन एमपी में भी भरा जाता है कुंभ मेला, 5 जगह भरा जाता है। उज्जैन एमपी में भी भरा जाता है, 5 जगह भरा जाता है। अगला सवाल है कि सोनपुर पशु मेला जो है ना, ये आपके बिहार में भरा जाता है दोस्तों, ठीक है। कहाँ पर? बिहार में भरा जाता है। और अगला सवाल है कंस मेला किस जगह आयोजित होता है? तो दोस्तों कंस मेला जो है ना, ये आपके मथुरा में आयोजित होता है, कंस मेला, है ना, मथुरा में, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा। और यहाँ पे वैसे यूपी में है ना, यूपी में रथ मेला भी आयोजित होता है, देव उठनी एकादशी मेला भी आयोजित होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। बाबा गरीबनाथ का मेला किस राज्य में आयोजित होता है दोस्तों? तो आपके शाहजहाँपुर में आयोजित होता है। शाहजहाँपुर कहाँ पर है? शाहजहाँपुर है आपके एमपी में दोस्तों, याद रखिएगा बाबा गरीबनाथ का मेला। अगला सवाल है ऊब छठ किस राज्य का त्यौहार है? वैसे देखा जाए तो हमारे राजस्थान का है, सीधी सी बात है ना। ऊब छठ त्यौहार राजस्थान का प्रसिद्ध है। राजस्थान के बहुत सारे त्यौहार, अब क्या ही बात करें ना, राजस्थान का अलग से पढ़े तो भी कम ही है। 21 में है अईपन और गोदना किस राज्य की लोक कला है? तो दोस्तों ये राजस्थान की भी है गोदना, लेकिन उससे पहले ये बिहार की हुई है, उसके बाद हमारे राजस्थान में आई है, ठीक है। हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य दोस्तों कौन सा है? हरियाणा का प्रमुख लोक नृत्य है घोड़ी नाच और सांग। हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है घोड़ी नाच और सांग, ठीक है। गोडो और टप्पाड़ी जो है ना, ये किसके हैं? ये एमपी के हैं सर, गोडो और टप्पाड़ी एमपी के हैं, ओके। और ये किसके हैं? चारबा, जद्दा, डांगी, चंबा, ये हमने पढ़ा था ना, चंबा का, चारबा का, चपेली का, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, एचपी के हैं। ओके दोस्तों, अगला सवाल है कि संचार चाऊ पैका सवारी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये है अपने ओडिशा के। किसके? ओडिशा के हैं। आपने ऑप्शन बी को चुना है, बिल्कुल सही है आंसर आपका।
और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न में से असत्य क्या है। निम्न में से असत्य क्या है दोस्तों। राजस्थान घूमर, झारखंड घुमकोड़िया, कर्नाटक भूतकोला, उत्तर प्रदेश मर्दाला नहीं है। मर्दाला आपके आंध्रा का है, यानी आंध्र प्रदेश का है दोस्तों, याद रखिएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन डी आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा सवाल था। अगला सवाल है शंकरिया पनिहारी ख्याल किस राज्य के लोकगीत है। वैसे शंकरिया पनिहारी किस राज्य के लोकगीत है, ये लोक नृत्य भी है दोस्तों, ठीक है। इंडोनी भी लिख सकते हैं आप, शंकरिया पनिहारी, इंडोनी और वागड़िया, वागड़िया ये चारों दोस्तों लोक नृत्य है, ठीक है। ये किस के नृत्य है यानी प्रकार है, कालबेलिया लोक नृत्य के प्रकार है, कालबेलिया के प्रकार है दोस्तों, ठीक है। जैसे शंकरिया पनिहारी, इंडोनी, बागड़िया ये राजस्थान के ही प्रसिद्ध है, कालबेलियाओं के प्रकार है ये, यानी नृत्यों के। जात्रा कीर्तन बाउल जया, ये जात्रा कीर्तन बाउल जया, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल को लॉक करेंगे, ऑप्शन ए को। अच्छा सवाल था और याद जरूर रखिएगा। भरतनाट्यम किस राज्यों का शास्त्रीय नृत्य है, ये सबसे लास्ट में पूछा जा रहा है आपसे। तो यहाँ पे तमिलनाडु और कर्नाटक होगा भरतनाट्यम, याद रखना भरतनाट्यम, ठीक है। मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम वो किसका है, मोहिनी अट्टम जो है वो केरल आंध्र का है, केरल और आंध्र का, ठीक है, याद रखेंगे। और यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छा दोस्तों, अच्छा सवाल था। और मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनी अट्टम अभी हमने बात करी केरल और आंध्रा का है। और यहाँ के भारती शिवाजी, भारती शिवाजी, इसके कलाकारों के बारे में हमने पढ़ा ही नहीं था, कला देवी और रागिनी देवी, इन तीन कलाकारों के बारे में ज़रूर याद रखना, ज़्यादा नहीं पूछा जाए शायद। तो यहाँ पे अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है बाहर के कमेंट सेक्शन में, अगर आपको पता है तो इसका आंसर कि टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है। दोस्तों बहुत आसान सवाल है, जिसके बारे में हमने नहीं पढ़ा मेरे ख्याल से उसी का आंसर होगा टिप्पानी कहाँ का लोक नृत्य है। बाकी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई राजस्थान क्लासेज यूट्यूब चैनल की क्लास का टाइम जो है सुबह 9 बजे, रात को 9 बजे ये क्लासेज हो रही है। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों, बेहतरीन पढ़ने के लिए बेहतरीन के साथ ज़रूर जुड़े। आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, गूगल पर जाइएगा, राजस्थान क्लास से लिखिएगा और यहाँ पर फ्री कंटेंट उपलब्ध करिएगा, यानी डाउनलोड करिएगा, उपलब्ध तो करवा ही रखे हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आप अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करने से पहले शेयर ज़रूर करना दोस्तों, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी, हमारी तरफ से आपको इतना कुछ मिल रहा है तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी हेल्प करनी ही चाहिए, है ना दोस्तों। ऑल द बेस्ट, आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। जा रहा कि गांधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी। गांधार कला किस काल के दौरान फली फूली थी दोस्तों। तो ये कुषाण काल के समय फली फूली थी गांधार कला, है ना। और यहाँ का जो प्रमुख शासक था वो कौन था, वो था कनिष्क दोस्तों, याद रखना कौन था, कनिष्क था, ठीक है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल देखिए कि राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा अनुमोदन के अधीन है। तो यहाँ पे आप सभी का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य विधानमंडल, ठीक है। ऑप्शन बी आप सभी का लॉक हो जाएगा, इसके द्वारा जो है अनुमोदन आवश्यक है। अगला सवाल है एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थित है, बताइए दोस्तों। एरिड फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट यानी आफरी जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। जो अपने देखो राजस्थान में ही है, राजस्थान में कहाँ पर है, जोधपुर में है दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जिसे कहते हैं हम एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट आफरी, है ना, हाँ सर, जोधपुर में है। अगला सवाल है कि निम्न में से भारत की कौन सी छोटी सबसे ऊंची है। निम्न में से भारत की कौन सी छोटी जो है ना सबसे ऊंची है। तो दोस्तों K2 हो जाएगा आपका, K2 यानी कराकोरम 2 हो जाएगा, या फिर इसको आप गॉडविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं, गॉडविन ऑस्टिन भी, इसको गार्डविन ऑस्टिन भी कह सकते हैं। ये कौन सी श्रेणी में है दोस्तों, कराकोरम पर्वत श्रेणी में है। और कराकोरम किस में आता है, कराकोरम ट्रांस हिमालय में आता है दोस्तों, ये याद रखना, कौन से में, ट्रांस हिमालय में, ठीक है। और इसकी बात करें तो 8611 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है दोस्तों। ये अच्छा क्वेश्चन था, याद रखिएगा। और ये जो है अपने नंदा देवी है, जैसे ये आपके उत्तराखंड में है दोस्तों, ठीक है, उत्तराखंड में है। और मकालू जो है ये नेपाल में है,
ठीक है। और ये जो एवरेस्ट है आप सभी को पता ही है। मैं मकालू के बारे में विचार कर रहा था, तो ये भी आपकी है जो कहाँ पर है दोस्तों, ये भी है जो नेपाल में ही है। एवरेस्ट तो नेपाल में है ही है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान दोस्तों कहाँ पर है? केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो हम रुड़की करें या फिर राजमुंद्री करें? आप कहेंगे सर राजमुंद्री करेंगे, क्योंकि राजमुंद्री जो है ना ये हमारे आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी आप सभी का सही आंसर होगा। अगला सवाल है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ना दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके करनाल में है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन ए आप सभी का सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल कहाँ पे? करनाल हरियाणा में है, ठीक है। और यहाँ पे जो है 1989 में इसको मानद विश्वविद्यालय का भी दर्जा दे दिया गया, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय। अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? देखिए दोस्तों, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? तो गेहूं और जौ करने में कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और वैसे मिठास के लिए ये शहद का प्रयोग किया करते थे। किसका? शहद का प्रयोग किया करते थे। और वैसे हमें ये जो है ना, ये गेहूं जौ इनका साक्ष्य जो है हमें लोथल जैसे रंगपुर है ना, यहाँ पर जो है देखने को मिले हैं। लोथल जो है दोस्तों ये गुजरात में है, रंगपुर पंजाब में है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? कौन जो है राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राष्ट्रपति या संसद? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। राज्यपाल जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, ठीक है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी जो है गलती पर जो है ये हटा सकता है उसको, ठीक है। अगला सवाल है, लोथल रंगपुर सभ्यता किस राज्य में विकसित हुई? लोथल और रंगपुर, अच्छा ये दोनों जो है ना दोस्तों, लोथल और रंगपुर, रंगपुर मैंने आपको पंजाब बता दिया लेकिन नहीं, लोथल और रंगपुर दोनों जो है ना आपके गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। जो काठियावाड़, एक तो काठियावाड़ जिले में तो दूसरा आपका अहमदाबाद में है। जैसे लोथल जो है ना अहमदाबाद में है, ठीक है, और रंगपुर जो है ये काठियावाड़ में है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस कोयला पेटी में स्थित है? दुर्गापुर दोस्तों संयंत्र जो है ये किस कोयला पेटी में? तो रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में है। ऑप्शन ए आपका लॉक था। और अगला सवाल, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? दोस्तों ये आपको बताना है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। बिल्कुल बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? दोस्तों कथक जो है हमने कल भी लोक नृत्यों की क्लास पढ़ी थी और उसमें हमने पढ़ा था कि उत्तर प्रदेश का है, राजस्थान का भी है। तो हम ये कह सकते हैं ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, ठीक है। कथक के जो है ना महाराज, जो भी महाराज है वो कथक के जो है क्या है? कथक के कलाकार है। अगला सवाल है, प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन थे? प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक की बात हो रही है दोस्तों। और राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्या होगा? शूद्रक होगा, रसखान होगा, बाण भट्ट होगा या दंडी होगा? तो रसखान को लॉक करेंगे, ऑप्शन बी को, रसखान को लॉक करेंगे। किसको? रसखान को, ठीक है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। बड़ा अच्छा सवाल था। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, चीन मैकमोहन सीमा रेखा से संबंध भारतीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? चीन से हमारे भारत की सीमा कितनी लगती है? मैकमोहन रेखा लगती है। कौन सी लगती है? मैकमोहन दोस्तों कितनी लगती है? 34-23 है ना, 34-23 नहीं है, 34-88 है, ठीक है। 3488 किलोमीटर जो है चीन के साथ भारत की सीमा लगती है दोस्तों। और राज्य दोस्तों कौन कौन से हो जाते हैं? वैसे हम बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो देखते हैं रॉन्ग है या सही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऊपर से लद्दाख की लगती है दोस्तों। इन्होंने कहा है कि भी दोनों देखो, केंद्र शासित प्रदेश भी देखो, राज्य भी देखो। उसके बाद इस साइड में नीचे की तरफ हम लोग आते हैं तो हिमाचल प्रदेश को देखते हैं। हिमाचल प्रदेश भी इससे सीमा बनाता है। उसके बाद उत्तराखंड सीमा बनाता है ना। उसके बाद जो है अपना सिक्किम जो है सीमा बनाता है, सिक्किम, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश जो है सबसे अधिक, ठीक है। तो यहाँ पर पहले जो है वो जम्मू भी बनाया करता था,
जम्मू कश्मीर, तो अब केवल लद्दाख ही बनाता है सीमा, क्योंकि जम्मू जो है नीचे की तरफ रख लिया है और लद्दाख ऐसे कर लिया है ना। सो ये लद्दाख है और ये जम्मू है, तो इस प्रकार से जो है बना दी गई है सीमा। तो 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो ऑप्शन में नहीं है, तो याद रखना आप लोग 5, 6 की जगह 5 कर लीजिए, पहले 6 थे लेकिन अब 5 है। सवाल था, बेहतरीन सवाल था। अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो कहीं ना कहीं हमारा राइट आंसर गोवा हो जाएगा दोस्तों। क्या होगा? गोवा को लॉक करेंगे। और हम बात करें तो गोवा जो है ये सबसे छोटा राज्य भी है। तो इसके संदर्भ में हम ये भी बात करें कि भाई इसका क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल इसका है 3702। कितना है? 3702 है। और भारत राजस्थान जो है सबसे बड़ा है, तो राजस्थान का कितना है? 34/2239 है। और भारत का कितना है? 3287,263 है ना। 3287,263 जो है ये भारत का है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें आप 206 और ऐड कर सकते हैं, कहीं कहीं पे डेटा में अभी नवीनतम डेटा में बताया जाता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उनको प्रभावित किया था? इनमें से वो कौन सी पत्नी? तो वो है कारुवाकी, यानी ऑप्शन डी। शायद ही ऐसा कोई प्रश्न पूछे, लेकिन ये सवाल बेहतरीन है। शूद्रक की प्रसिद्ध पुस्तक का आपको नाम बताना है। शूद्रक की प्रसिद्ध पुस्तक का आपको नाम बताना है। दोस्तों अमरकोश लिखा था अमर सिंह ने। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा मृच्छकटिकम जो है शूद्रक ने लिखा था। ठीक है, मृच्छकटिकम शूद्रक ने लिखा था। याद रखना, ये इसको मिट्टी का खिलौना जो है हम कह सकते हैं हिंदी रूपी में। अगला सवाल देखो। अगला सवाल है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है या महान्यायवादी होता है दोस्तों? बताइए। आपका आंसर आ जाएगा महाधिवक्ता। और ये अनुच्छेद भारत संविधान के अनुच्छेद किसके अनुसार? तो 165 के अनुसार जो है आप लोग इसको याद रखेंगे दोस्तों। बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल है, सबसे अधिक वन वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक वन वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। प्रतिशत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिजोरम आता है, याद रखना। और सबसे कम जो वन है वो है जो अपने हरियाणा में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? हरियाणा में होते हैं। ठीक है, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कौन से राज्य में स्थित है? देश में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें, जिसे हम आज भी टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं, टाइगर स्टेट के नाम से, वो है मध्य प्रदेश दोस्तों। ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, भारत का दूसरा बड़ा पुरस्कार कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? आप कहेंगे कि सर भारत रत्न है। ठीक है, और दूसरा बड़ा जो है वो है आपका पद्म पुरस्कार है ना। ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा। बेहतरीन सवाल है दोस्तों। स्थापना इसकी 1954 में की गई थी। ये किसको दिया जाता है? उन्हीं को जो देश की सेवा में उत्कृष्ट कार्य करते हैं, भले ही किसी में भी है ना, देश का नागरिक और जो उत्कृष्ट कार्य करे। नेक्स्ट सवाल है, देश के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सीधी सी बात है, सुकुमार सेन थे। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, है ना। जीवी मावलंकर है ना, ये जीवी मावलंकर जो है ना दोस्तों, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, योमेश चंद्र बनर्जी राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष रहे थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जब 1885 में मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था, उसमें ये थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के द्वारा उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के द्वारा उत्पादन कब से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों 1962 ईस्वी में प्रारंभ किया गया, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा यहाँ पे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग जो है ना वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। वैसे राज्यपाल जो होता है वो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है, लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है, मदन महल जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है? मदन महल जो है ना ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपके जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जबलपुर में, यानी ऑप्शन ए आप सभी का लॉक हो जाएगा। जबलपुर में स्थित है और जबलपुर आपके मध्य प्रदेश में है। राजा मदन शाह ने इसका निर्माण करवाया था।
अगला सवाल है कि ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। यहाँ पर दोस्तों सबसे ऊंचा युद्ध स्थल भी है, ये विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है, याद रखना सियाचिन। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी स्क्रेरी को लॉक करेंगे और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ लेंगे। अगला सवाल है कि बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? बासव श्री पुरस्कार किस सरकार द्वारा दिया जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? कर्नाटक सरकार, यानी ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है। तो बेहतरीन सवाल है आपका। यस, नो, यस यस, बिल्कुल अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के चेयरपर्सन को कौन नियुक्त करता है? ये सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग ये रखेंगे कि राष्ट्रपति को याद रखेंगे और आगे बढ़ लेंगे ऑप्शन ए को। और अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, उत्तर पश्चिम पवनों के कारण भारत में क्या होता है? दोस्तों ये सवाल बेहतरीन है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण जो है ना चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। बिल्कुल सर होती है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। ठीक है, जिसको व्यापारिक पवन भी बोला जाता है इसको। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? ये तो और भी इम्पोर्टेंट सवाल है। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो याद रखना दोस्तों ऑप्शन ए होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये दिलाई जाती है। अगला सवाल जिसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में, बहुत आसान सा सवाल है। आसान सवाल का जवाब भी आसान होना चाहिए, आसान सवाल का जवाब भी आसान होगा, है ना। तो नवाबों का शहर जो है ना किसे कहते हैं? इसका आंसर आपको 12 के कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे, हो सके तो, है ना। हाँ, और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं, हम है ना करने के लिए, क्योंकि ज़रूरत हमें है, हम ही करेंगे, है ना भाई। हाँ चलिए, सब्सक्राइब तो कर ही लेना अगर पहली बार हो तो। ऑल द बेस्ट।